हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एसटीएल और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले एसटीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एसटीएल का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। अब यहाँ पर हमने फुल फॉर्म तो समझ लिया, इसका सिंपल सा मतलब क्या है वो हम लोग एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करके समझते हैं कि आपके स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरी होगी जहाँ पर सारी किताबें स्टोर होती हैं, राइट फ्रॉम द जूनियर क्लासेस टू द सीनियर क्लासेस। और उसके अलावा और भी एडिशनल बुक्स, यानी कि जितने हम सोच सकते हैं कि हैरी पॉटर की बुक्स या अल्केमिस्ट, वो सारी बुक्स उधर अवेलेबल होती हैं। तो स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करते हैं कि स्कूल की लाइब्रेरी है तो आपको इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड मिलेगी। तो आप इसी को कोडिंग में समझिए कि कोडिंग में भी बहुत सारी चीज़ें डन करनी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें डन करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफ़िक लाइब्रेरी है कि हम लोग जिसको यूज़ करेंगे। तो बहुत सारा जो बुक्स यानी कि सिस्टम में काम करने के लिए फंक्शंस, जैसे कि शॉर्टिंग करना या उसके अलावा और भी चीज़ें करना, तो वो सारे जितने भी काम करते हैं हम लोग, वो चीज़ें वहाँ पर इकट्ठा स्टोर है। तो जब भी हमें कोई भी एक फंक्शन को यूज़ करना होता है, हम इस लाइब्रेरी को याद करते हैं और इस लाइब्रेरी में से वो वाला फंक्शन इंक्लूड कर देते हैं अपने कोड में लिखकर। तो वो फंक्शन हमारे लिए आ जाता है अपने कोड में और उसको हम लोग बहुत सिंपली अपना काम करने में यूज़ कर लेते हैं। एज सिंपल एज दैट। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब इससे रिलेटेड वेक्टर्स भी इसके अंदर आता है। तो वेक्टर्स के ऑलरेडी हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो वेक्टर्स में कुछ चीज़ें बचती हैं कि वेक्टर्स आपको इरेज भी करता है, क्लियर भी करता है, और उसके साथ साथ एम्प्टी, यानी वेक्टर से रिलेटेड कुछ फंक्शंस बचे हुए हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप वेक्टर का नाम लिखकर डॉट इरेज करेंगे और उसके बाद मेंशन करेंगे कि आपको क्या इरेज करना है, कहाँ से कहाँ तक, तो आपका उतना चीज़ इरेज हो जाएगा आपकी मेमोरी से। उसके बाद अगेन नेक्स्ट इज़ क्लियर। क्लियर मतलब कि क्या, पूरा साफ़ हो जाना, कि अगर आप वेक्टर का नाम लिख कर डॉट क्लियर लिखते हैं तो आपका जितना भी वेक्टर क्रिएटेड था उस नाम से, मतलब एक वेक्टर क्रिएट होगा लेकिन उसमें जितना भी डेटा स्टोर होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर वेक्टर डॉट क्लियर का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एक एडिशनल बात ये होती है कि आपने ये फंक्शन तो अप्लाई कर दिया, तो आपके वेक्टर के अंदर जितना भी डेटा स्टोर था वो सारा डिलीट तो हो गया, लेकिन अगर आप अभी चेक करेंगे अपने कोड में लिख कर कि उस वेक्टर का नाम डॉट साइज़, तो वो तो ज़ीरो आ जाएगा कि हाँ जितना भी डेटा स्टोर था वो डिलीट हो गया। लेकिन अगर आप कैपेसिटी चेक करेंगे, साइज़ मतलब कि क्या, कितना डेटा इंटर था, कैपेसिटी इन द सेंस अब क्या बचा, तो कैपेसिटी में आपको वो चीज़ दिखाएगी कि वेक्टर कितना स्पेस देता था जब इसमें डेटा स्टोर हुआ था। यानी डेटा तो क्लियर हो गया, लेकिन कितना डेटा लिया था वो वेक्टर स्टोर करने के लिए, डेटा को कितना स्पेस लिया था, वो आपका अभी भी वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, बस उसके अंदर का डेटा ही डिलीटेड हुआ था। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और वेक्टर डॉट एम्प्टी, वेक्टर का नाम डॉट एम्प्टी अगर आप लिखेंगे तो अगर आपका वेक्टर एम्प्टी हो गया, उसके अंदर की सारी वैल्यूज़ डिलीट हो गई हैं, तो वो आपको रिटर्न करेगा 1 यानी कि ट्रू, और अगर नहीं हुई होंगी तो वो आपको रिटर्न करेगा 0 का मतलब होता है फॉल्स। तो इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आते हैं वेक्टर आइटरेटर्स। तो यहाँ पर ये आपका बताते हैं जो भी आपकी एक वेक्टर बनी हुई होगी आपकी मेमोरी के अंदर, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं सेम एज एरे की तरह। तो वहाँ पर वो आपका एंडिंग और बिगिनिंग लोकेशन का एड्रेस भी बता देता है, वो आपका डॉट बिगिन और डॉट एंड के नाम से फंक्शन से। और इसी के अंदर हम लोग बात कर लेते हैं लिस्ट के बारे में। लिस्ट के बारे में अगर एसटीएल के अंदर हमें लिस्ट क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे? सिंपली लिस्ट लिखेंगे, उसके बाद डेटा टाइप क्या होगा उसका, और लिस्ट का आप नाम क्या देना चाहते हैं वो, और फिर सेमीकोलन। सिंपल, बस इतना ही करना था। और अगर आपको लिस्ट के अंदर कोई एक डेटा एंटर करना है, जो कि करेंगे ही, क्योंकि तभी तो आपने लिस्ट क्रिएट किया है ताकि कुछ ना कुछ आप स्टोर करा पाएँ उस फॉर्म में डेटा को। तो लिस्ट में कराने के लिए हमें सिंपल पुश बैक या पुश फ्रंट, पुश बैक यानी कि पीछे से एक एलिमेंट आपका इंसर्ट हो जाएगा, पुश फ्रंट अगर आप यूज़ करेंगे फंक्शन तो आगे से आपका एक एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। लिस्ट का नाम लिखकर डॉट पुश बैक या लिस्ट का नाम लिखकर डॉट पुश फ्रंट, आपको जैसे भी कंडीशन सही लगे और आसान लगे आप वैसे कर सकते हैं। फिर इसके अलावा और क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है आपको लिस्ट? पॉप बैक एंड पॉप फ्रंट, कि आपको पीछे से एक एलिमेंट हटाना है या आगे से एक एलिमेंट हटाना है। हमने स्टैक में पढ़ा था पुश बैक
और पॉप बैक के बारे में। लेकिन लिस्ट आपको एक एडिशनल फंक्शन प्रोवाइड करता है जो कि है कि आप यहाँ पर पॉप बैक एंड पॉप फ्रंट यानी पीछे से भी एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं और आगे से भी आप एलिमेंट यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। सेम विद इंसर्शन कि अगर आप आगे से इंसर्ट करना चाहते हैं सबसे फर्स्ट पोजीशन से तो वहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर आप पीछे से एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। इसके अलावा DQ भी होता है। DQ अगेन आपका सेम फॉर्मेट होता है उसको भी क्रिएट करने का कि पहले आप DQ लिखेंगे, DEQUE। DQ दो तरीके के होते हैं, लेकिन अभी हम लोग जो ये शॉर्ट वर्ड है इसके अगर आप UE और ऐड कर देंगे तो वो अलग DQ बन जाएगा, उसका कुछ और मीनिंग हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग जो थोड़ा शॉर्ट वर्ड है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि उसको आपने वर्ड लिखा, फिर उसके बाद उसका डेटा टाइप लिखा, फिर नाम आप जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं। उसके बाद इक्वल टू करके आप जो भी वैल्यू उसमें स्टोर कराना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। करली ब्रैकेट्स देख के इंट टाइप का डेटा टाइप है यहाँ पर, तो 1 2 3 मान लीजिए आपने स्टोर करा दिया, ये किया तो वो आपका क्रिएट हो जाएगा मेमोरी के अंदर और DQ के फॉर्म में वैल्यूज़ को स्टोर कर देगा। ओके, तो यहाँ पर DQ को आप ऐसे भी बोल सकते हो डबल एंडेड क्यू। अब क्यू के बारे में भी हमने एक वीडियो में पढ़ा हुआ है, तो आप वो वाला वीडियो भी जाकर चेक कर सकते हैं, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू अगर आप चाह रहे हैं इंसर्ट करने के बाद कि आपने एलिमेंट्स तो आपने 1 2 3 इंसर्ट कर दिए और अब आप चाह रहे हैं कि जो हमारे 0th इंडेक्स पर वैल्यू है हमें वो एज एन आउटपुट देखना है कि वहाँ पर क्या है। 0th इंडेक्स पर क्या होगा, 1 ही होगा ना, बिकॉज 0 से इंडेक्सिंग शुरू होगी। तो आप ये DQ में तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको यही लिस्ट में करना हो कि कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू चाहिए आपको, तो वो आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है कि आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू वहाँ से मांगे और आपको आउटपुट के फॉर्म में मिले, वो आपको वहाँ पर एरर मिल जाएगा। उसके बाद आता है आपका पेयर। पेयर सिंपली आपको क्या करना है, पेयर लिखना है, फिर 2 डेटा टाइप इंटर करने हैं। पेयर नाम से ही पता चल रहा है हमें कि वो 2 वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर करता है, तभी उसका नाम पेयर है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना शू का एक पेयर, यानी कि 2 जूते मिलाकर एक पेयर बनता है। तो वैसे ही यहाँ पर आपको 2 वैल्यूज़ मिलाकर एक पेयर बनेगा, तो उसी को हम लोग पेयर बोलते हैं कोडिंग में भी। तो सिंपली आपको पेयर लिखना है, उसके बाद ग्रेटर दैन का सिंबल देना है, फिर उसके बाद आपको 2 तरीके के डेटा टाइप लिखने हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का पेयर बनाना चाहते हैं। अगर आपको दोनों ही वैल्यूज़ इंटीजर दे रही है तो आप इंट कॉमा इंट लिखेंगे। अगर आपको एक स्ट्रिंग यानी कोई इंग्लिश का वर्ड लिखना है तो C++ में स्ट्रिंग नहीं लिखते हैं हम लोग, कैर लिखते हैं इंग्लिश को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप कैर लिखेंगे या इंट लिखेंगे या इसका वाइस वर्सा, आपको जिसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है आप वहाँ पर डेटा टाइप लिख सकते हैं। और एक और फैसिलिटी ये भी होती है कि पेयर में आप एक इंट और एक पेयर टाइप का ही, मतलब अभी तक हमने इंट और कैरेक्टर नाम से डेटा टाइप दिया था अपना बीच में, फिर उसके बाद आपका वो पेयर का नाम और इक्वल्स टू करके जो भी वैल्यू में स्टोर करानी होती थी। लेकिन आपका पेयर में एक एडिशनल फंक्शन ये भी होता है कि आपने एक या तो इंट दे दिया या कैर दे दिया, उसके अलावा जो बचा हुआ एक और कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर इन द सेंस डेटा टाइप, आप वो पेयर का भी दे सकते हैं कि एक और नया पेयर के अंदर बना दिया।